नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो एडुटेरिया की तरफ से टेस्ट सीरीज जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलाया जा रहा है, उसका हम लोग आज सेट नंबर 1 देखेंगे, जो प्रवीण सर के द्वारा तैयार किया गया है और जो बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 2 घंटे का ये पेपर है और इसमें टोटल 200 प्रश्न है और एक प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर के आते हैं। और यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है यहाँ पे 1/5 रखा गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 100 प्रश्न है जिसे हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो महामल की उपाधि यहाँ पे पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की जो कला है इसका विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक जो मीनांडर थे उन्हें यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर यहाँ पे 322 ईसा पूर्व में बैठा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो यह अर्थव वेद में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे जो मोरक्को के यात्री थे, यहाँ पे जो कि मोरक्को के बहुत ही विद्वान ये थे, इन्हें यहाँ पे इब्न बतूता जो थे, इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और इनकी पुस्तक एक है रेहला, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए प्रश्न में एक कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका चयन करना है। पहला दिया गया दीवाने खैरात, जो कि एक यहाँ पे दान विभाग था, इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है दीवाने अर्ज, जो कि सैन्य विभाग था, इसे बलबन के द्वारा स्थापित किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है दीवाने कोही, जो कि कृषि विभाग था, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल सही है। और चौथा है दीवाने मुक्त खरा, जो कि एक वित्त विभाग था और इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो अकबर ने अपने आप को यहाँ पे हरमदल से मुक्त यहाँ पे 1562 में किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो यह अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के शासनकाल में जो राजकीय जो कोषागार था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो यह वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में किया गया था, लेकिन यह लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और इसी दिन बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? जो भूमिज जो विद्रोह था इसका संबंध यहाँ पे झारखंड राज्य से था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच में जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन यहाँ पे 1920 में किया गया था, इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह एक जो यहाँ पे सैनिक विद्रोह से रिलेटेड यह पुस्तक है और इसके लेखक यहाँ पे सर सैयद अहमद खां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो जो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है उसे हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा यहाँ पे काली या रेगुर मिट्टी में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को यहाँ पे डंकन पास जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो नंदा देवी एवं नंगा पर्वत जो है यह हिमाद्री या बृहद हिमालय का भाग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यह 4 राज्य हैं भारतीय राज्य जिसकी सीमा म्यांमार राज्य से लगती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
काराकुम रेगिस्तान स्थित है? जो काराकुम रेगिस्तान है यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो रूस में स्थित नहीं है, तो ये जो विनिपेग झील है यह कनाडा में स्थित झील है। जबकि ये तीनों जो झील है, ओनेगा, बैकाल और लागोडा, यह रूस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है, यानी लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पलाऊ जो देश है यह लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंबा जो सिंचाई परियोजना है यह केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान और गोपालगंज जिलों में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेखा समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखा समिति का संबंध यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर से है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना, इसका शुरुआत यहाँ पे 2015 में किया गया, जो कि ये बिल्कुल सही है। सागरमाला ये भी 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 2015 में, जबकि भारतमाला परियोजना यह 2017 में इसका शुभारंभ किया गया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो यह दूसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जो पीसी महालनोबिस पर आधारित योजना थी। और इसमें यहाँ पे राउरकेला, भिलाई और एक यहाँ पे दुर्गापुर में जो इस्पात संयंत्र लगा था उसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसका यहाँ पे योजना का जो काल था यहाँ पे 1956 से 1961 के बीच था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा यहाँ पे तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो यह यहाँ पे 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो इन्हें हम प्रस्तावना में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो यह यहाँ पे जो समानता का अधिकार है, जो कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार यहाँ पे 14 अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो यह यहाँ पे जो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके दौरान यह जोड़ा गया था। और यह अनुच्छेद यहाँ पे जो 74 का जो क्लाउज 1 है, इसमें यह वर्णित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? तो वह प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे जीवी मावलंकर थे, प्रथम स्पीकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो यह स्वीकृति जून 2005 में की गई थी, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम यहाँ पे पूरे भारत में अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बिहार में पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है, यह पंचायत सचिव करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? तो पहला यहाँ पे दिया गया, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, जो कि बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है। पहला दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है, बी सही स्पष्टीकरण है ए का, जो कि ये बिल्कुल गलत है। बी जो है यहाँ पे इसका स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी
दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो यहाँ पे अर्थ है इसके बारे में बताना है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, यही ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण डिफिनीशन है। और इसमें इसके लिए जो उत्तरदायी जो गैस है वह CO2 गैस है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो यह गैस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसका संबंध यहाँ पे जैव सुरक्षा समझौते से है, जैव सुरक्षा समझौते से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह यहाँ पे सुंदरबन में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1972 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नेचर की ओर। नेचर की ओर जो पुस्तक है यहाँ पे मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो सबसे पहले इन्हें 1937 में नामित किया गया था, लेकिन इन्हें एक बार भी नहीं दिया गया और इन्हें नामित 5 बार किया गया था और अंतिम बार इन्हें नामित 1948 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है यह वियना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह जो अंतरिक्ष यान था यह लूना 9 था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो जो रत्नागिरी मठ है यह यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल इसमें से कौन है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड, जिसे CH3COOH कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कैल्शियम जो है यह क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जो कार्नेटाइट है यह यूरेनियम का अयस्क है। कार्नेटाइट पिंच ब्लेड या यूरेनियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है, क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, जो कि बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, गोल्ड और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, जो कि ये भी सही है। तीसरा है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 1 और 2 3 तीनों यह सही है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह यहाँ पे बिलियन की सांद्रता कहते हैं। बिलियन की सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा, ऊपर में विलेय की मात्रा और नीचे बिलियन की कुल मात्रा, इसे हम लोग बिलियन की सांद्रता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल यानी वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को यहाँ पे वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पौधों के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह यहाँ पे परासरण के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो कौन सा प्लास्टिड है जो फूल और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, क्रोमोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है,
निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? कौन सा जो है यह फ्लोएम का भाग यहाँ पे नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी, जो कि वाहिकाएं जो हैं यह फ्लोएम में नहीं पाई जाती है। फ्लोएम में 4 तत्वों से बना होता है, जिसमें चालिनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम और फ्लोएम मृदु तक पाया जाता है। इस प्रकार इसमें वाहिका नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है जल संवहन नाल तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये जल संवहन नाल तंत्र किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे जो इकाइनोडर्मेटा संघ का जो जंतु होता है, इकाइनोडर्मेटा संघ का जो जंतु होता है उनमें जल संवहन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? कौन सा जो रोग है वह यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज का उदाहरण है? इन्फेक्शियस डिजीज का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जो मलेरिया है, या संक्रामक रोग का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो मेहसाना और सुरती जो भैंस की उत्तम नस्ल है यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह यहाँ पे गुजरात राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है यह यहाँ पे ऑक्जिन हार्मोन है, ऑक्जिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के जो ध्रुव है वहाँ पे जी का मान कितना होता है? तो यहाँ पे जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था? जो फोटोन कण है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जो फोटोन कण है इसकी जो खोज है यहाँ पे आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बोरॉन। बोरॉन का हम लोग यहाँ पे बोरॉन और कैडमियम का हम लोग उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, इसमें हम लोग देखेंगे तो जो कार्य है यह अदिश राशि है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव आयोजित किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव शुरू किया गया है? तो यह यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो वर्ष 2022 के जो व्यास सम्मान है उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम शक्ति, इसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे यहाँ पे IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? इसके बारे में बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि ये बिल्कुल ये सही है। भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, जो कि ये भी सही है। और यहाँ पे तीसरा है डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, जो कि ये भी सही है। तो इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने किस देश के साथ किया है यह अभ्यास साइक्लोन 1? तो जो साइक्लोन 1 है यह भारतीय सेना ने मिस्र की सेना के साथ यह अभ्यास शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जो
17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। और इसमें इसके मुख्य अतिथि थे यहाँ पे गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं, गुयाना देश के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और जो एक यहाँ पे सूरीनाम देश है उसके जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वे यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह यहाँ पे स्पेन देश में इसका आयोजन किया गया है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो गलत कथन का हम लोग को चयन करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है जो कि बिल्कुल ये सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है जो कि ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है जो कि बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, यानी सिक्किम पहले स्थान पर है छोटे राज्यों में। तो इस प्रकार इसमें जो गलत दिया गया है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, बिहार इसमें अंतिम स्थान पर नहीं है। यहाँ पे जो देखते हैं इसमें जो सबसे नीचे जो है इसमें उत्तर प्रदेश है सबसे अंतिम स्थान पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो यहाँ पे ये जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फोर्ब्स के द्वारा जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची है उसमें भारत की जो यहाँ पे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उनको यहाँ पे 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के यहाँ पे लेखक जो हैं, इस पुस्तक के लेखक ये सुधा मूर्ति हैं। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो जो फीफा का जो वर्ल्ड कप है उसके संबंध 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसके संबंध में कौन इसमें गलत दिया गया है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला है गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन इम्बापे को दिया गया जो कि ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गोल्डन बॉल पुरस्कार यहाँ पे लियोनेल मेसी को दिया गया जो कि ये भी सही है। तीसरा है अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है जो कि ये बिल्कुल गलत है। यह अर्जेंटीना ने अपना तीसरा खिताब जीता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और चौथा है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरा बार नहीं बल्कि यह तीसरा बार यह खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया था? तो इसका जो अध्यक्षता जो किया गया था यह यहाँ पे जो हमारे जो न्यायमूर्ति हैं न्यायमूर्ति के एम जोसेफ के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह यहाँ पे जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला पहला देश बन गया है अपना। तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे क्रिप्स हिप्किंस को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? जो प्रित्जकर पुरस्कार है 2023 का यह यहाँ पे डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा जीता गया है। और यह जो पुरस्कार है यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय सेना का कौन सा जो
जो यहाँ पे कैंट है वहाँ पे 3D प्रिंटेड घर का शुरुआत किया गया है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अहमदाबाद में जो इसका कैंट है वहाँ पे 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित दिया गया इसके बारे में बताना है। तो त्रिशूरपुरम जो उत्सव है, जो त्रिशूरपुरम उत्सव है, यह तमिलनाडु में नहीं है बल्कि यह केरल राज्य में है। यह केरल राज्य में है। और यहाँ पे खारची जो उत्सव है, जो खारसी उत्सव है, यह यहाँ पे मणिपुर में नहीं है, यह यहाँ पे त्रिपुरा में स्थित है। और जो तोरगिया उत्सव है, जो तोरगिया उत्सव है, यह यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सही है। और परशुराम कुंड महोत्सव जो है, यह छत्तीसगढ़ में नहीं है, यह यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वह वर्ष 2023 का रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के अध्यक्ष कौन है? तो इरडा के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे वर्तमान समय में देवाशीष पांडा है, देवाशीष पांडा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस का जो थीम है वह क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस पहले तो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका जो थीम था क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, क्लोज द केयर गैप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो जो सृजा अकुला है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह यहाँ पे टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो 49वां G7 का जो शिखर सम्मेलन है 2023 का, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन यहाँ पे जापान देश में किया जाएगा। और जो 50वां G7 का जो बैठक है शिखर सम्मेलन 2024 में, जो यहाँ पे इटली में किया जाएगा। इटली में यहाँ पे 50वां जो G7 का शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन इटली में किया जाएगा। और जो 2023 में 49वां है यह जापान में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें जो प्राथमिक घाटा का जो अनुमान है यह यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 7,06,845 करोड़ रुपए लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। तो जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का क्रम बताना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जो इसमें सबसे ज़्यादा FDI आया है हम लोगों को, या यहाँ पे हम लोगों को सिंगापुर से आया है। सिंगापुर के बाद यहाँ पे मॉरिशस के बाद UAE। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न इधर अब दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही।